हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आप सबके साथ हिंदी का भाषिक स्वरूप शेयर करूंगी। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यूजीसी नेट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ सकें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि सारी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। ये पार्ट 1 है और इसके बाद मैं और वीडियोज़ में पार्ट 2 को शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का भाषिक स्वरूप ये यूजीसी नेट में इकाई 1 में आता है और इसमें हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं? तो खंडित ना होने वाली मूल ध्वनि, जो खंडित ना होने वाली मूल ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। जो जिसे खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ को खंडित नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का समुदाय वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और अब तीसरा पॉइंट है स्वनिम ध्वनि व वर्ण में अंतर। तो स्वनिम शब्द स्वन शब्द से बना है और स्वनिम और ध्वनि एक ही है। और वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वह वर्ण कहलाता है और जो सुनाई देता है वह ध्वनि या स्वन कहलाता है। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो देखिए ये प्रश्न आता है क्वेश्चन में कि भाषा की लघुत्तम इकाई। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। अब हम देख लेते हैं हिंदी वर्ण व्यवस्था के प्रकार, खंडीय ध्वनियाँ और खंडेतर ध्वनियाँ। हिंदी वर्ण व्यवस्था के प्रकार में हम देख लेते हैं खंडीय ध्वनियाँ होती है, एक खंडेतर ध्वनियाँ। पहला है खंड ध्वनियाँ। खंड ध्वनियों में आ जाते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर जैसे कि अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग घ ये सब। और फिर खंडेतर ध्वनियाँ क्या हैं? तो खंडेतर ध्वनियाँ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते लेकिन इन्हें ध्वनियों से अलग भी नहीं किया जा सकता। तो खंडेतर ध्वनियाँ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते लेकिन इन्हें ध्वनियों से अलग भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं खंडेतर ध्वनियों में आ जाता है मात्रा, बलाघात, सुर, अनुनासिकता, संगम या संहिता। तो मात्रा क्या है? तो मात्रा जो जैसे कि कला में आ की मात्रा लगा हुआ है तो ये हो गई मात्रा। कल में आ की मात्रा लग गई तो ये बन गया कला, ये हो गई मात्रा। फिर कहते हैं बलाघात। बलाघात कैसे है? जब हम किसी विशेष ध्वनि पर बल देते हैं, जैसे वह जा रहा है या वह खा रहा है, यह हो गया बलाघात। इसके बाद हम देखते हैं सुर। वह धीरे बोल रहा है, ठीक है, तो इसे एक सुर में हम लोग बोलते हैं। वह जोर से गा रहा है कि ये एक सुर में बोला जाता है, तो ये हो गया सुर। अनुनासिकता क्या है? तो अनुनासिकता वह है जैसे सवाद में हम अनुस्वार लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे स्व में, तो ये बन गया संवाद, ये हो गई अनुनासिकता। उसके बाद है संगम या संहिता। संगम या संहिता किसे कहते हैं? जैसे गाया, इसको हमने एक साथ कर दिया गाया, तो ये हो गया, इस जोड़ने की प्रक्रिया को कह देते हैं संगम या संहिता। गा या को जोड़कर बन गया गाया, या फिर खाया तो हमने इसे बोला खाया। तो चलिए अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। टोटल होते हैं 52।
वर्ण कितने होते हैं? 52, स्वर 11, व्यंजन 33। स्वर में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। सॉरी, मैंने यहाँ अह के जगह पर आ लिख दिया है, आप इसे ठीक कर लें। तो अब हम देखते हैं कि अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें कि अयोगवाह क्या है? अंग और अह, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजन में है क, ख, ग, घ, ड़। अंग च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, अक्षत्र, ज्ञ, स्र, अड़ और ढ। ये है व्यंजन। तो व्यंजन में अब हम देख लेते हैं कि क एक वर्ण हो गया। जैसे क वर्ण की ध्वनियाँ हो गई 5, क में 5 आ गए, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ण की ध्वनियाँ हो गई च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ण की ध्वनियाँ हो गई ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ण की ध्वनियाँ हो गई त, थ, द, ध, न। और प वर्ण की ध्वनियाँ हो गई प, फ, ब, भ, म। और य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य से व तक यानी य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है स, श, स, ह को, इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क से जो म तक है यह है स्पष्ट व्यंजन। क से म तक स्पष्ट व्यंजन, य से व तक अंतस्थ व्यंजन, स से ह तक ऊष्म व्यंजन और अक्ष से श्र तक संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और फिर अड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ये सब आप नोट कर लें ताकि आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो अब हम देखते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण मतलब हिंदी ध्वनियों में आ जाते हैं स्वरों का वर्गीकरण और फिर व्यंजन का वर्गीकरण। पहले हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है? तो पहला है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है मात्रा के आधार पर। तीसरा है जीव की स्थिति के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, ओष्ठीय स्थिति के आधार पर। तो चलिए अब इसे हम समझते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किन आधार पर होता है। उच्चारण के स्थान पर, जैसे हम बोलते हैं, हम जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं उसके आधार पर पहला नंबर होता है स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद है कि मात्रा के आधार पर। अभी हम इसे पूरे विशेष रूप में पढ़ेंगे, पूरे विस्तार रूप में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि मात्रा के आधार पर। उसके बाद है जीभ की स्थिति के आधार पर, जीभ का प्रयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं उसके आधार पर। फिर मुख विवर के आधार पर, यानी कि हम मुख को कैसे खोल रहे हैं उसके आधार पर। इसके बाद है ओष्ठीय स्थिति के आधार पर, यानी हमारे ओंठों की स्थिति किस प्रकार से है उसके आधार पर। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर कि उच्चारण स्थान से कैसे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले है देखते हैं अ आ में हम देख रहे हैं कि कंठ, ये हमारे कंठ से निकल रहा है आ। तो ये हमें ये हो गया कंठ। फिर है ई, ये हो गया हमारा तालु और इसमें हमारा तालु में हमारी जीभ सट रही है तो इसलिए यह हो गया तालव्य। उसके बाद है ऊ, ये इसमें हमारा ओष्ठ्य हो गया, इसमें हमारे ओष्ठ द्वारा बोला जा रहा है इसलिए ओष्ठ हो गया। फिर री, फिर ऐ, यह हो गया कंठ तालव्य, इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है इसलिए कंठ तालव्य।
और अब है ओ औ। ओ औ में हमारे कंठ और ओष्ठ द्वारा हो रहा है, द्वारा बोला जा रहा है, तो इसलिए हो गया कंठ ओष्ठ। इसके बाद हम देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हर्ष स्वर। हर्स्व स्वर, हर्स्व स्वर में क्या क्या है? अ, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर में क्या क्या है? प्लुत स्वर वो होते हैं जैसे ओम बोले, ये हो गया प्लुत स्वर। इस टाइप के शब्द हो गए प्लुत स्वर। तो अब ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु पर। तो ये है जीभ की स्थिति के आधार पर। तो जीभ की स्थिति के आधार पर इसमें हम देख लेते हैं 3 भाग हैं। मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर मतलब बीच वाला, अग्र स्वर मतलब शुरुआत आगे वाला। जैसे कि मध्य स्वर जिसमें जीभ के बीच का भाग कार्य करे वह मध्य स्वर है, जैसे अ। अग्र स्वर जिसमें जीभ के आगे का भाग कार्य करे वह हो गया अग्र स्वर। जैसा कि हमने बताया कि जिसमें जीभ के आगे का भाग कार्य करे वह हो गया अग्र स्वर। इसमें आते हैं ई, ए, ऐ। इसके बाद है पश्च स्वर जिसमें जीभ का पीछे का भाग कार्य करे वह हो गया पश्च स्वर। तो इसमें आते हैं आ, उ, ओ, औ। अब हम देख लेते हैं मुख विवर के आधार पर। तो मुख विवर के आधार पर 4 बिंदु हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध स्वर, यहाँ पे स्वर का स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो इसमें 4 हैं। तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो समृद्ध स्वर में आ जाते हैं ई, उ। समृद्ध स्वर का अर्थ क्या हो गया? समृद्ध स्वर में हो गया कि हमारा मुंह बंद रहे, जिसके उच्चारण में हमारा मुंह बंद रहे वह समृद्ध स्वर हो गया। फिर है अर्ध समृद्ध स्वर जिसमें हमारा आधा मुंह खुला हो। अर्ध समृद्ध जिसमें हमारा आधा मुंह खुला हो वह हो गया अर्ध समृद्ध स्वर, जिसमें आते हैं ए, ओ। उसके बाद है विवृत स्वर जिसमें हमारा पूरा मुंह खुला हो, जिसके उच्चारण में हमारा पूरा मुंह खुले, उसे कहते हैं आ। जैसे उसे कहते हैं विवृत स्वर, जैसे है आ में हमारा पूरा मुंह खुल रहा है। इसके बाद है अर्ध विवृत स्वर, इसमें हमारा आधा खुला हुआ मुंह रहेगा, इसमें हमारा मुंह आधा खुलेगा, इसे कहते हैं ए, औ, आ। इसमें ये आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर है 2 भाग, तो वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर यानी हमारे ओठ जैसे उच्चारण करते समय हो उसकी स्थिति के आधार पर। तो वृत्तमुखी मतलब गोलाकार। हमारे ओठ जब गोल आकार में बने तो वह वृत्तमुखी हो गए। जैसे कि उ, ओ, औ। इसमें हमारे ओष्ठ की स्थिति गोलाकार में है तो इसलिए हो गए वृत्तमुखी। अब जैसा कि दूसरा है अवृत्तमुखी, जैसा कि अवृत्त मतलब कि जिसमें वृत्त ना बने, तो यह हो गया अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी का अर्थ हो गया जिसमें हमारा मुंह गोल ना बने, मतलब कि हमारे ओष्ठ की स्थिति गोल नहीं हो। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। इसमें हमारे ओष्ठ की स्थिति गोल नहीं बन रही, वृत्ताकार नहीं बन रही, तो ये हो गए अवृत्तमुखी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैंने आज स्वरों का वर्गीकरण बताया। अब इसके अगले वीडियो में मैं व्यंजन का वर्गीकरण बताऊंगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य से जुड़े पुस्तकों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो ऑर्डर कर